गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट का इंदिया दिया था, लेकिन कल 6 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस याया अफरीदी गुज़िश्ता समाअत का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने मजीद बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में कल जजेस के उमूर में मुदाखलत के केस की समाअत होने जा रही है, तो दूसरी जानिब इस वक्त सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मनिल्ला के मुतालिक मुहिम भी नज़र आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम को झूठ, बदनीयती पर मबनी और तौहीन आमेज़ करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अदलिया को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। ज़रा देखिए। जुडिशरी फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। मैं कुछ ज्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस। ये दो चीजें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ इस आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर एहतजाज कर रही है, लेकिन इस मामले के हल के लिए बातचीत किससे करनी है, कंफ्यूजन नजर आ रही है। जरा देखिए। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए। ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे। हम इनके दोस्त हैं, हम इनके भाई हैं, हम इनके भाईखा हैं और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की कश्ती। पीटीआई के एक लीडर ने कहा है कि वो फौजी की आदत से बराह रास्त मुदाखलत करना चाहते, शौक से करें, लेकिन ये जो सिविल सुप्रीमेसी का ड्रामा रचाया हुआ है, आजादी गुलामी गुलामी आजादी, इसमें से निकल जाए। आज या कल या परसों जो सियासतदान उसको एक दूसरे से बात करनी ही पड़े। ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल करके 9 मई 190 मिलियन साइफर तोशाखाना, ये माफी जो है ये नहीं होगी। मुज़ाकरात जरूर होंगे। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। तहरीक इंसाफ का एक धड़ा सियासी जमातों से बातचीत करना चाहता है, जबकि एक धड़ा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। ये भी देख लीजिए। बातचीत किनसे करें? ये तो बेचारे कठपुतलियां हैं, इनके पास ना कोई इख्तियार है ना ताकत है। बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ सेनेटर फैसल वाला मौजूद है। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ सेनेटर। आई थिंक उसके बाद आप फर्स्ट टाइम आए मेरे प्रोग्राम में। सो इंडिपेंडेंट सेनेटर, उस पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक क्लिप भी है सोशल मीडिया पे। द क्वेश्चन इज, कुछ जमातों ने बिल्कुल डिटैच क्यों किया आपसे, या और कि ये हमारे कैंडिडेट्स ही नहीं है, लाइक नोबडी वांटेड टू गिव दैट ओनरशिप। Who cares? I'm an independent elected senator. That's about it. लेकिन ये हुआ। So I didn't find anyone. MQM अपनी जगह पे मेरे साथ खड़ी रही है, पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे खड़ी रही है। मैंने दोनों का शुक्रिया अदा किया है। और मेरा फॉर्म 47 में आप छोले नहीं खा सकते, वो एक्यूरेट है। तो आई थिंक कॉन्शियस वाइज तो मैं बड़े धड़ल्ले से बात कर सकता हूँ, नंबर एक। नंबर दो ये कि आई रियली डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक and I strive on criticism so they can keep on criticizing me. End of the day, what I wanted to achieve, अल्लाह की मेहरबानी है कि I'm elected, properly elected, Form 47 clear, black and white, आप छोले नहीं खा सकते मेरे उस पर, and independent at the same time। और मुझ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो MQM हो, कि उन्होंने मुझे कहा हो कि आप क्रिटिसाइज़ करते थे तो आप क्रिटिसाइज़ ना करना, किसी ने मुझसे कोई ऐसी बात भी नहीं की। तो अगर एक इकदाम उन्होंने अच्छा किया है, सो बाकी जो बोल रहे हैं, आई रियली डोंट। So you can still criticize these parties? Of course I will. I am doing it when there's something to criticize. I will. जब criticize करना होगा, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को करूँगा, अच्छा काम करेंगे, उनको थपकी भी दूंगा, उनकी अप्रिसिएशन भी करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कॉमनली अब करूँगा वो ये कि जो सेनेट में अब तक होता रहा है वो होने नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ ये कि अब सेनेट के पेटी बंद भाई होंगे। अब PTI का आदमी उठेगा या उसका ज़ाती होगी, नून का होगा, काफ का होगा, मौलाना का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का होगा, We will stand united. That is my mission. क्योंकि पेटी बंद भाइयों ने बड़ा मुश्किल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जगह पेटी बंद भाई खड़े होते हैं, हमारे हर जगह पे खड़े होते हैं। पार्लियामेंट के अलावा हर जगह पेटी बंद भाई चल रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का दिफा करते हैं। नहीं पुलिस, मैं तो देखिए आप
आप इंसाफ के इदारों को देख लें, आप बाकी इदारों को देख लें, आप ताकतवर इदारों को देख लें, आप पुलिस के इदारों को देख लें। ताकतवर इदारे में तो है, वो तो उनका एक डिसिप्लिन है, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। और कहाँ है? देखिए अदालती निज़ाम के अंदर भी है, ठीक है, पुलिस के अंदर भी है, और होना चाहिए पुलिस के अंदर। तो हमें पुलिस के साथ भी खड़ा होना चाहिए, हमें अदालतों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। आप पुलिस के साथ खड़े, आप भी मरियम नवाज की? नहीं, मैं आई थिंक आई हैव पास्ड दैट एज वेयर आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल मैच्योर एंड ट्राइंग टू बी हम्बल। अभी मेरी हम्बल साइड चल रही है, अभी मेरी वो फास्ट बॉलिंग बिकॉज़ आप बात कहते हैं, हमने देखा पुलिस जो मामला हुआ, देखिए वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए पुलिस के साथ तो बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। देखिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। देखिए 500 रुपए की पुलिस वाले की रिश्वत हम वीडियो पे दिखा के उसका तमस्कर उड़ा के उसको गालियाँ देते हैं, लेकिन 500 खरब चोरी करने वाले के साथ हम तस्वीर खिंचाते हैं और उसको इक़्तिदार में बार बार लेके आते हैं। मैं तमाम इन जनरल बाय एंड लार्ज सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। तो ये जुल्म है कि एक आदमी जिसको आपने मजबूर किया चोरी करने के लिए, मैं नहीं कह रहा रिश्वत अच्छी चीज़ है, कोई चोरी के लिए मजबूर नहीं, ठीक है, नहीं मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन 500 रुपए की चोरी पे तो आप उसका तमस्कर उड़ा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं आर बार के। उस पुलिस वाले को मेडल नहीं दे रहे, उस पुलिस वाले को आप बड़ा मनसब नहीं दे रहे, उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग अच्छी नहीं दे रहे, जो गाड़ी के नीचे आके लॉ तोड़ने वाले का आगे अभी आपने देखा कि खातून ने गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को दिया ओवर स्पीडिंग के ऊपर। तो ऐसे जो पुलिस वाले उनको आप सर पे बिठाएं। पुलिस वाला या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के या रेंजर्स हो हमारी इतनी मोटी वर्दी पहनते गर्मियों के अंदर और बगैर छतरी के, बगैर पानी के, धूप पे खड़े होकर ट्रैफिक को या दुश्मनों को या हमारी सरहदों पे फौजी जो काम कर रहे हैं। तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने की ज़रूरत है कि इनके घर में खाना क्या खा रहे हैं, इनके बच्चे किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये इतनी मोटी गर्मियों में जिसमें फोड़े निकल आए हैं हमारे आप जैसे लोगों, बल्कि हम तो चल ही नहीं सके इतनी बड़ी वर्दी पहनने के बाद। तो हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। अगर पहले 500 अरब की चोरी रोके, फिर 50 अरब की चोरी, फिर 5 की, फिर 50 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की और फिर 50 रुपए पे। सो सेनेट में आप कह रहे हैं कि आपने सबको यूनाइटेड कर लेना है, इट विल बी यूनाइटेड सेनेट। देखिए अब मेरा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा इसलिए रहा, अल्लाह की मेहरबानी है कि पीपल हु डिसलाइक मी पर्सनली दे ऑल केम टू मी, हग्ड मी एंड सेड के हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। सो दीज आर पीपल हु हेट मी और डिसलाइक मी। ठीक है, जो लाइक करते हैं वो लाइक करते हैं और कुछ को मुझे लाइक करना भी पड़ेगा, मजबूरी है। सो दैट्स अबाउट इट। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं अच्छा हूँ, नहीं कोई और मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं शायद। मैं इलेक्ट हूँ, ठीक है। तो आप हर चीज़ लेके चलनी है। सो इसका फ़ायदा उठाकर एक यूनिटी मैं तो यूनिटी देखिए, मैं तो सब देखिए, मेरे लिए अभी लाइट इन द टनल, पहले एक थी अब 2 हो गई। मेरी लाइट इन द टनल, दीज आर ऑल इररिलेवेंट पीपल फॉर मी, द गवर्नमेंट इज इररिलेवेंट फॉर मी। ठीक है, और जो इक़दाम भी करी वो भी इररिलेवेंट है। मेरे लिए SIFC चीफ का इनिशिएटिव और क्लास जस्टिस मंसूर साहब की तकरीर ने मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर दी है। सो मेरे लिए अब टाइल्ड इन द टनल 2 हैं। एक, मुझे जस्टिस मंसूर साहब की बातों में लगा कि अदलिया हैज़ एक्सेप्टेड द फैक्ट, दे नो द फैक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उसको एड्रेस करने जा रही है। तो अदालती निज़ाम ठीक, जब तक अदालती निज़ाम ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान का, 6 से 9, 9 से 6 ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। So Senate can be very active judicial system. Naturally, we are the lawmakers. So we're going to do the legislation. We're going to define. We're going to summarize. We're going to make it implemented. A, B, ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ मेकर तो ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता, लेकिन लॉ को परसुकेट करके उसको जस्टिस देने वाले लोग कुर्सी पे अब ड्यूल नेशनल के साथ बैठे हैं। आप जस्टिस सत्तार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जस्टिस सत्तार पे भी मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं। मैंने कहा वो ड्यूल नेशनल नहीं है, वो सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर है। पे आपने खुद इतनी तकलीफ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर मुझ पे आई मेड अ मिस्टेक, सो कॉल्ड मिस्टेक, क्योंकि मैं तो बाय बर्थ था, मैंने ओथ नहीं लिया किसी मुल्क का, और मेरे आज के दिन मेरी पूरी फैमिली एलिजिबल है। मेरी फैमिली तो दूर की बात है, मेरे ख़ानदान में भी किसी ने सिटीजन नहीं रखी, तो मुझे पाकिस्तान का भाषण अब कोई नहीं देगा। और मैं वो भी स्मार्ट आदमी नहीं हूँ कि 20 बच्चों को रखूँ सिटीज़न और ख़ुद अपने आप को साइड पे ले जाऊँ, क्योंकि सिटीज़न की औलाद या 20 बच्चे का सिटीज़न हो तो वो इवेंचुअली किसी भी वक्त सिटीज़न बन सकता है। तो यहाँ बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे दीगर लोग, मेरा अब सवाल ये है, बिकॉज मुझे आज ये बताया गया है कि आज सेनेट के अंदर ही हुआ है कि जजेस, मौजूदा जजेस भी ड्यूल नेशनल हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने ओथ लिया है किसी दूसरे मुल्क का। मैंने तो एक्वायर नहीं की थी, मैं तो बाय बर्थ था, मैं गांव में पैदा होता या लंदन अमेरिका में पैदा होता, मुझे तो नहीं पता। You have every right to go after them. ठीक है, After what has happened to you. ठीक है, ये भी नहीं हो सकता ना बहन के आप मुझे लेजिस्लेटर को तो रोक रहे हैं और आप कानून की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ देकर जब आपने दूसरे मुल्क का ओथ लिया है, तो ये बेदौरा मेयार क्यों है? कहीं भी नहीं होना चाहिए, मीडिया में भी नहीं होना चाहिए, मीडिया में भी नहीं होना चाहिए, जनरल के लिए भी नहीं होना चाहिए।
बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप रिटायरमेंट में कुछ भी करते रहें, लेकिन रिटायरमेंट से पहले टेक्निकली तो आपकी फैमिली को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो होगा लेजिस्लेशन, और ये नहीं हो सकता कि बनाएंगे हम, पास हम कराएंगे तो इसकी तशरीह कोई और कर देगा। तशरीह भी हम करेंगे। आप मजबूरी ऑब्वियसली हो इसलिए क्योंकि लोग आपको समझते हैं वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। अगर लोगों की अजम्पशन है, अच्छी बात है, और अगर वो मैं इंडियन फौज के साथ तो नहीं हूं ना, मेरी अपनी फौज है ना, मैं अपनी अदलिया के साथ भी खड़ा हूं। दैट्स नॉट द पॉइंट। माय क्वेश्चन इज कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त चाह रही है कि सब डायलॉग करे? देखिए मेरी बात सुने, हम इस सेगमेंट को दो जगह कर लेते हैं। पहले हम ये चैप्टर क्लोज कर लें। अभी जैसे हम कोर्ट की बात कर रहे थे तो मंसूर साहब ने बात की, मैं इनके आगे अफेयर भी हूँ और अता बंदाल साहब के भी आगे हूँ और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के आगे भी हूँ। तो ये बड़े क्लास की जजेस हैं, मेरा एक्सपीरियंस इन्हीं के साथ है। ठीक। इनकी सज़ा देनी है, जजा देने का तरीका ऐसा है कि आपको मॉरली इमोशनली वो इंगेज कर देते हैं कि आप और आगे बढ़ के अच्छा काम करें। ठीक। सो अगर मैं मुजरिम हूँ, गॉड फॉरबिड, तो मैं सोचूंगा मैं सज़ा इनसे ले लूँ, लेकिन मैं बेहतर आदमी बनूंगा, क्योंकि ये इतनी पावर पोजीशन पे बैठे हैं, इनको अल्लाह ने ताकत दी है, लेकिन हम्बल है, पगड़ी नहीं उछालने। पगड़ी अब कोई नहीं उछाल सकता। पगड़ी अगर उछालेगा कोई तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। ये बड़ी क्लैरिटी से मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक, क्योंकि किसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी की पगड़ी उछाल दे। दूसरी चीज़ है कि अब बाबर सत्तार साहब का मरा, ही मे बी अ वेरी गुड पर्सन, आई डोंट नो हिम पर्सनली। व्हाट आई नो अबाउट हिम इज कि जब मेरी गवर्नमेंट में अपॉइंट हो रहा था तो मेरी गवर्नमेंट में इनके ऊपर बड़ी नेगेटिविटी थी। यू नो दैट, ठीक है। एंड देयर वर रीजन, तो मुझे बाद में अंदाजा ये उस वक्त ये मैंने बनाया कि यार कोई ठीक आदमी होगा जो इसके बारे में आपकी गवर्नमेंट उनको बुरा भला कह रही है। वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को बैठकर, ठीक है, तो ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब जब उन्होंने, कल मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, और ये घटिया कैंपेन किसी के लिए नहीं होनी चाहिए समेत उनके, ठीक। लेकिन जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी इतवार के दिन, और इतवार के दिन हमें पाबंद भी किया था कि हम नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लें, छुट्टी वाला दिन था वो, और इतवार के दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। इतवार के दिन ये बड़े काम इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कोई काम पाकिस्तान में होता नहीं, ये सारे काम होते हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने कल बहुत अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, बट उस क्लैरिफिकेशन के अंदर बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दी है। सो उस कन्फ्यूजन, उन्होंने एक लाइन नोट टर्म की है उसके अंदर, प्रेस रिलीज के अंदर, सेइंग दैट रिपोर्टेडली, मैंने इन्फॉर्म किया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, यानी कि अथर मिल्ला साहब को, तो रिपोर्टेडली, व्हेन यू टर्म द वर्ड रिपोर्टेडली, तो इफ इट इज इन राइटिंग, अगर ये राइटिंग में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक, और उसका रिकॉर्ड हमें दिखा दे, ठीक। पब्लिक इंटरेस्ट में भी, आइन भी हमें इसकी इजाजत देता है कि वो रिकॉर्ड कहाँ है जिसके अंदर वो बता सके मैंने लिख के दिया था, ठीक है। लेकिन अगर वो लिखा हुआ नहीं है और बिलफर्ज उस रिपोर्टेडली का मतलब है कि वर्बल, तो फिर बाबर सत्तार साहब भी के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जस्टिस अथर मिल्ला साहब के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, क्योंकि अथर मिल्ला साहब तो वैसे ही बड़े सख्त हैं, मैं तो खुद गुजरा हूँ उनके कोर्ट से, और वो तो बड़े असूली आदमी हो, तारीखी फैसले भी करते रहे, और बड़े सख्त हैं, वो प्रिंसिपल्ड हैं, तो प्रिंसिपल्ड के अंदर इग्नोरेंस तो नहीं हो सकती। सो अगर गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे, अगर ज़बानी है तो ज़बानी में फिर दो जाविये होंगे इस बात के। पहला जाविया ये होगा कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस कैसे हो गई, जबकि दोनों काबिल जजेस हैं, और अथर मिल्ला साहब तो बहुत ही तारीखी फैसले करते हैं, ठीक है। तो उनकी तारीखी फैसलों के मद्देनज़र उस रोशनी में, उस अंधेरी की रोशनी के अंदर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अथर मिल्ला साहब तो अलाउ करते ही नहीं है, मैं तो गुजरा हुआ भी उनके पास हूँ। एक जाविया ये है कि अगर इग्नोरेंट हैं और निगलेक्ट कर दिया या केयरलेस इफ अगर राइटिंग में नहीं है, तो फिर आप इतने इंपॉर्टेंट जजेस इतने इंपॉर्टेंट फैसलों पर कितना कुछ निगलेक्ट कर सकते हैं। एक जाविया क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि आपने क्या छुपाने की कोशिश की है, क्या आपने छुपाने की कोशिश की है, या आपने फैसिलिटेशन की है, क्योंकि अगर आपने राइटिंग में नहीं लिया, ठीक, तो राइटिंग के अलावा तो कोई चीज़ ज़बान से तो कोई चीज़ नहीं होती। क्वेश्चन कि अगर ये जजेस वाला मामला ना होता 6 जजेस के खत का, तो शायद बाबर सत्तार साहब की ये बात लाइमलाइट में आनी ही नहीं थी। देखिए, इस पे किसी को मसला नहीं था। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई जज हजरात आज की तारीख तक बैठे हुए, असूलन तो इन सब जजेस का काम था कि ये खुद, क्योंकि सादिक और अमीन है, सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो ये खुद आगे बढ़ते और कहते कि अगर ड्यूल नेशनल, मैं बाबर सत्तार साहब की बात नहीं कर रहा, अगर ड्यूल नेशनल लेजिस्लेटर नहीं बन सकता, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं बन सकता, तो जज भी नहीं बन सकता, जनरल भी नहीं बन सकता, और जर्नलिस्ट भी नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अगर उनकी कामयाब तरीन सादिक और अमीन की शख्सियत के दौरान उनकी काबिलियत के साथ साथ अगर वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वो उनको इस चीज़ की इजाज़त और हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। So you see them in trouble? No, I am saying that अगर रिटन नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको क्लैरिफाई करना
हमारा पूछना राइट है और उनका करना राइट है कि वो इस मंसब पे बैठे हुए हैं। कल तक शायद यू नेवर नो इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, पहले भी टेलीविजन शोज के बाद ही आई है। बट मूविंग ऑन, इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, मुज़ाकरात की एक पूरी कोशिश हो रही है, PMLN को एकदम से क्यों ख्याल आया कि मुज़ाकरात करने चाहिए? देखिए, PMLN इज ट्राइंग टू गेट द स्पेस, लिटिल स्पेस बैक, ठीक है, ये जो व्हाटएवर, ठीक है जी। अब उनको लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब, तो अब तो आपको क्लैरिटी होगी ना कि इस खानदान में कोई दो धड़े हो गए, ठीक है, 100% है ना। देखिए, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो देखिए माशाल्लाह से वो सेनेटर भी हैं, माशाल्लाह से वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, माशाल्लाह से पेटी भाई भी हो गए, अब तो पेटी भाई भी है, वो तो दिफा अपनी जगह रहेगा ही। वो तो बदतरीन दुश्मन भी अगर उस कमरे के अंदर हुआ, ये एक्चुअली हमें सब पाकिस्तानियों को लिव करना चाहिए, ठीक है, कि आप अपने डिफरेंसेस रखें, लेकिन जहाँ एक कौमियत और एक चीज़ के ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट पे बात है, जैसे स्टे ऑर्डर, अभी आपने सस्ती रोटी की पंजाब गवर्नमेंट ने, मैंने अप्रिशिएट किया इस इकदाम को कि मर के एक अच्छा काम किया, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एक गरीब आदमी को सस्ती रोटी मिल रही थी, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया। ये पहला मुल्क है जिसके अंदर महंगाई हो रही थी, 5 रुपए से 35 रुपए की रोटी हो रही थी, कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, लेकिन वो 16 रुपए की रोटी की स्टे ऑर्डर आ गया। नान भाइयों को उठा के जेलों में डाल रहे थे, उसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी होना चाहिए ना। ये काम गवर्नमेंट का है। देखिए, इकदाम किया था कि गरीब को सस्ती रोटी मिली थी, अब गवर्नमेंट उसमें उनको भीख दे, उनसे भीख ले, उनको जदादे दे दे, गांव और ज़मीनें दे दे, वजारतें दे दे, डायमंड्स दे दे, पानी की बोतलें दे दे, शुगर की दे दे, गंदम अगले 10 साल के लिए फ्री कर दे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का मामला। गरीब को सस्ती रोटी मिल रही थी, अब गरीब को सस्ती रोटी नहीं मिल रही। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप 27 अरब रुपए स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए, ठीक है, जस्टिस मंसूर साहब की तकरीर सुनने के बाद आपका दिल यूं बड़ा हो गया, ठीक है, कि अदालत एक इतना सुपीरियर जज, इतनी बड़ी, और उनकी सारी बात, मैंने उनकी स्पीच 2 दफ़ा सुनी है। उन्होंने कहा 16% खवातीन है, विच इज़ 562, बिल्कुल वुमेन अन पावर, उनके अंदर उनको 5,000 औरत होना चाहिए, 21,000 और चाहिए जजेस हमें, क्योंकि हमारा पर मिलियन 13 आदमी है, 13 जजेस है, जबकि वैसे दुनिया इंटरनेशनल इज 90। हमें 100 करना चाहिए, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुल्क में बैठे हुए, जो हमारे हालात हैं। इस दफा आर्बिट्रेशन की बात की, उन्होंने कहा कि किस लोगों के ऊपर इम्प्लाई करें कि अगर उन्होंने गलत केस किया तो वो कॉस्ट भरेंगे। पूरी दुनिया में ये सब काम होता है। क्रिटिसाइज आप करें, वो कह रहे हैं आप क्रिटिसाइज करें, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं जिसको मैं डिफेंड करूं या जिस पे गौर करूं। वो कह रहे हैं हमारे पास 70,000 सेशन कोर्ट में आते हैं, 4,000 सुप्रीम कोर्ट में रोज केसेस आ रहे हैं। उन्होंने एक डायरेक्शन दी, उसको एड्रेस करें। ये डायरेक्शन है, you're feeling happy about it. I'm very happy, very content, very comfortable, and at the same time I have SIFC under the guidelines of the chief, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था and you have a new deputy prime minister. Is that good news also? Okay. कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इररिलेवेंट है। देखिए, आप मेरे लिए मेंटेनेंस के लोग हैं, ये बिल्डिंगों की मेंटेनेंस कर रहे हैं, गाड़ियों में बैठ रहे हैं, उनके हॉर्न चल रहे हैं, गाड़ियों के पहिए चल रहे हैं। बट ये स्प्लिट कहाँ नजर आया आपको? ये स्प्लिट फैमिली के अंदर नजर आया या ये स्प्लिट फैमिली के अंदर ही है ना, या कोई और मामला है? ये फैमिली के अंदर स्प्लिट हो गया, ये फैमिली का स्प्लिट है। देखिए, और ये स्प्लिट फिर से हमें उस माजरा की तरफ ले जाएगा। This was my question. Do you think उधर जाएगा? ले जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने आपके शो पे बहुत दफ़ा कहा है, बाकियों को भी कहा है कि आप आदत बदल सकते हैं, फितरत नहीं। आपने कहा था हुकूमत 2.5 साल तक चलेगी। तो अभी तो बहन मसला ये कि आप लोग बहुत जल्दी, 40-45 दिन नहीं, अभी तो ठीक है, अभी जब 2.5 साल से 2 और 2.25 साल के बीच में आप मुझे रोज बुला के अंग्रेज लीजिएगा, आने तो दें वो टाइम। लेकिन अब तो जो हालात और वाक़यात है उसमें मेरी डायरेक्शन तो मैं प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेसिव साइड पर देख रहा हूँ कि अगर जस्टिस मंसूर साहब की स्टेटमेंट SIFC देखूँ तो मुझे पाकिस्तान टेक ऑफ कर देते हैं। These are irrelevant people. Brush them aside. They are not. What is the relevance? You're saying Prime Minister is not. What is relevance in that? Deputy Prime Minister is not. देखिए, मेरी बात सुनिए। अब आपको एक देखिए, माशाल्लाह से वो सेनेटर, माशाल्लाह से फॉरेन मिनिस्टर, माशाल्लाह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, माशाल्लाह से वो बॉर्डर पे भी लड़ाई करेंगे, माशाल्लाह से वो सेक्रेटरी का भी ओहदा ले लेंगे, माशाल्लाह से वो जज की भी गाउन पहन लेंगे, डॉक्टर का भी गाउन पहन लेंगे, पुलिस तो पहन ली उन लोगों ने, और नेवी की भी पहन लेंगे, आपका भी माइक पकड़ लेंगे और स्पॉटलाइट की कैमरे पकड़ लेंगे। अगर एक आदमी सुपरमैन है तो प्लीज आप लोग इस एंटरटेनमेंट को एंजॉय करें ना। आपको प्रॉब्लम क्या है? कंपटीशन फील हुआ मोहसिन नकवी साहब से, उन्होंने कहा अगर वो भी PCB के हेड भी हो सकते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हो सकते हैं। सो देखिए, जो मैं जिस यूनिफॉर्म का मैं तस्वीर खिंचाने का बोलूंगा, फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे। किस बताऊं, अब तो राजा बाबू वाला सीजन है, राजा बाबू इज अ वेरी फेमस मूवी, उसमें एक निकम्मा नालायक निकम्मा था, वो हर रोल की तस्वीर कैरेक्टर की। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर मरियम नवाज खातून ना होती तो क्या इसके ऊपर इतने लोग क्वेश्चंस करते? उससे पहले हमने देखा प्राइम मिनिस्टर्स पहन चुके हैं यूनिफॉर्म। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत घटिया माइंड सेट है कि अगर कोई औरत
किसी प्रोग्रेसिव जगह के ऊपर आके बैठती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ABC, वो चाहे वो एंकर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, अगर आप औरत को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो कौमें भी डूब जाएंगी, वो मुल्क भी तबाह हो जाएंगे। क्योंकि बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कल मंसूर साहब ने कि कोई फैमिली डिस्प्यूट के अंदर जो औरत का पर्सपेक्टिव हो सकता है वो आदमी का इमोशनली। बट हैविंग सेड दैट, यू स्टिल ऑब्जेक्ट टू वेयरिंग यूनिफॉर्म? नो, और यू वांट टू कॉपी इट? देखिए मेरी बात सुने, मेरे लिए दीज आर ऑल इररिलेवेंट गिमिक्स, ठीक है। अब ये रेलेवेंट हो गए हैं क्योंकि मेरे लिए अब रेलेवेंस जो है वो पाकिस्तान का SIFC और जस्टिस मंसूर की तकरीर हैज एम्बोस्ड progressive Pakistan. I think you have made your point very, very clear. Thank you so much, Wadi Saab, for being on the program. हम एक break लेंगे, we will be right back. And welcome back. मुल्क की तारीख में एक बार फिर वो नाजुक मोड़ आ गया है कि हुकूमत को अमूर मुमलिकत चलाने के लिए दो वज़ीर आज़म की ज़रूरत पड़ गई है। कल चौथी बार पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म का तकर्रुर किया गया, वो भी संडे के दिन। आइन में अगरचे इस तरह के ओहदे की गुंजाइश नहीं, लेकिन माजी में 3 बार इस ओहदे पर मुख्तलिफ शख्सियात विराजमान रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नायब वज़ीर आज़म बनने वाली पहली शख्सियत थे। जुल्फ़िकार भुट्टो 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। बेगम नुसरत भुट्टो 31 मार्च 1989 से 6 अगस्त 1990 तक नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहीं। चौधरी परवेज़ इलाही 25 जून 2012 से 16 मार्च 2013 तक नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। अब ये ओहदा इसहाक डार साहब के पास आया है। एक आम तासुर यह है कि इस ओहदे पर आने के बाद हुकूमती अमूर पर नवाज शरीफ की गिरफ्त मजबूत होने की सूरत भी नज़र आएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ज़रा देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो दोबारा से क़यादत करें। उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वो वही बयानिया रहेगा, चाहे वो मुक़ावमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। इख्तियारात की जंग के हवाले से कुछ अरसे पहले ही राना सनाउल्लाह एक अहम शख्सियत के बारे में क्या स्टेटमेंट दे चुके हैं, ज़रा देखिए। दस्तुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज आपने ज़राए के हवाले से ट्वीट किया कि ईद के बाद पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट का हिस्सा होगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होंगे। क्या इसीलिए इसहाक डार साहब को शायद नायब वज़ीर आज़म बनाया गया है? दो सूरत हाल है। पहली तो ये है कि इसहाक डार साहब जो है वो ख़जाना के कुछ अमूर को, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं खलीजी ममालिक से, उसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि उनको डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा मिल जाए और ताकि वो इन मामलात में बराह रास्त जो है उसको लुक आफ्टर कर सकें। दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी, इस बात का बड़ा वाज़ेह इम्कान है कि बजट के बाद हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी, काबीना में आ जाएगी, तो फिर इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़ारजा जो है वो छोड़नी होगी और वो वज़ारत ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास चली जाएगी। और ये इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि ये मामलात बजट के फौरी बाद तय पाएंगे। इसहाक डार साहब के हवाले से ये जो मुतज़ाद किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद कोई मियां नवाज शरीफ जो है वो ग्रुप मजबूत होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात कहेंगे उस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कोई उससे दूर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं, लेकिन तासुर ये बना हुआ है कि पार्टी के अंदर कि मियां नवाज शरीफ शायद कोई अलग सोच रखते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब कोई अलग सोच रखते हैं। मेरे ख़्याल में हुकूमत चलाने के लिए, हुकूमत को डिलीवर करने के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो दोनों बरादरान शरीफ बरादरान यकसू भी हैं। और ख़ास तौर पे अगर आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि लग ये रहा होगा कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बात की जाती है कि मीम और शीन का कोई मसला है, वो शायद इतना भरपूर नज़र नहीं आएगा। और मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत जब संभाल लेंगे तो बाकी ओहदे भी जो हुकूमती वज़रा के पास हैं वो उनसे अलग करके पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए या पार्टी की तंजीम साजी के लिए मियां नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करेंगे। राइट। सो
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस काज़मी साहब। दूसरी तरफ पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है? आज हमने देखा कि हामिद रज़ा साहब ने मशवरा दिया है पब्लिकली पीटीआई को कि आप अगर इंसाफ नहीं मिलता बानी को तो असेंबली से इस्तीफ़े दे दें। अब पीटीआई तो ये डिस्कस कर चुकी है कि हमने गलती की थी पहले इस्तीफ़े दे के, लेकिन अभी भी क्या इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है? देखिए, अब तो ये तो जमात ने फैसला करना है, लेकिन इस वक्त जमात का जो उनका डोमिनेंट फैक्शन आप कह सकते हैं, वो इसके ऊपर उन्होंने गौर तो किया है, लेकिन फ़िलहाल वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। वो पार्लियामेंट के अंदर रह के ही करेंगे, वहाँ पे अपोजिशन करेंगे, तकारीर करेंगे, हुकूमत के जो मामलात हैं उसमें वो ये समझते हैं कि हम बेहतर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए कि बाहर सड़कों पे तो इस वक्त गुंजाइश ही नहीं रही। जिस दौर में पाकिस्तान में कभी आइन की बात होती थी, कानून की बात होती थी, जमहूरियत की बात होती थी, उस दौर में तो आप कोई जलसा जुलूस कर सकते थे। अब तो आप देख लें किसान बेचारे आज बाहर निकलें, उनके साथ क्या हुआ, उससे पहले जो नान भाई थे वो कितने गिरफ्तार हुए। तो अब वो बात तो है नहीं, अगर कोई स्पेस उनके पास है तो वो पार्लियामेंट के अंदर है। और दूसरा जो कन्फ्यूजन हुकूमत के अंदर है, जिससे वाजे होता है कि हुकूमत का कोई प्लान नहीं है, ये डे टू डे बेसिस के ऊपर पैच वर्क हो रहा है, तो वो सूट करता है अपोजिशन को भी कि वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े हों, उसको पॉइंट आउट करें। जिस तरह इसाक डार साहब को एतवार वाले दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये शो करता है ना कि कोई वाजे प्लानिंग नहीं है। या तो होता है ना कोई 10 साल से हुकूमत चल रही होती, कोई नई चीज़ आनी होती, अब हुकूमत बनी है, अभी काबीना बनी है, अभी उनको वज़ीर ख़ारजा का वो मिला है कलमदान, और वो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, मियाँ साहब चाइना में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे हैं, और इधर से पाकिस्तान से एक नोटिफिकेशन हो गया विच शोज़ कि हाउ कोहेरेंटली ये सिस्टम वर्क कर रहा है और कितना सिंक्रोनाइज्ड है ये सिस्टम। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को सूट करता है कि वो अंदर रहते हुए इस सिस्टम को जिस तरीके से भी टैकल करना चाहते हैं, अंदर रहते हुए टैकल। राइट। सो मलिक साहब, पार्टी की तरफ से मियाँ साहब को मशवरा दिया गया है कि पार्टी की सदारत भी संभाल लें, और ये भी कहा कि एक नया बयानिया बन रहा है। बल्कि वो सारा बानो साहब ने तो उस पर एक मजाकिया ट्वीट की, वो काफ़ी इस किस्म के जोक्स करती हैं। उन्होंने कहा इससे लग रहा है कि बयानिया पक रहा है, दम पे पड़ा हुआ है और वो आ जाएगा। लेकिन क्यों बयानिया की ज़रूरत है PMLN को? वो तो गवर्नमेंट में है, उनका तो परफॉर्मेंस बेस ही बयानिया होना चाहिए। वाई नवाज शरीफ नीड्स अनदर बयानिया? देखिए, सारा बानो साहब के तो जो बयानात हैं उनको आप संजीदा ना लिया करें। उनको आप मंजूर हसन साहब की जो उन्होंने तो कमेंट किया या बयानिया की स्टेटमेंट, सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने दी कि बयानिया पे हम काम कर रहे हैं। चाहता हूँ आपसे, मसला ये है कि देखिए, बयानिया कोई हुकूमत के खिलाफ बयानिया नहीं होगा, कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया इख्तियार नहीं किया जा रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने बात की मुफाहमत की हो या जो है फाम व तफहीम की या जो है वो मुखालफत का बयानिया हो, वो मियाँ नवाज शरीफ का होगा। और मौजूदा जो है सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ क्या एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल सकते हैं? कतन नहीं। और क्या मियाँ नवाज हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद करेंगे कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गलत है? ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से या पार्टी को जो मोटिवेट करने के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अपना एक राब्ता मुहिम शुरू कर सकते हैं। और ये राना सनाउल्लाह साहब जिस बात का इजहार कर रहे हैं कि पंजाब की मुस्लिम लीग नवाज चाहती है, उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ इस बात का तकरीबन फैसला कर चुके हैं कि वो पार्टी को संभालेंगे, पार्टी को चलाएंगे। मरीम नवाज साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी पहले, अब वो भी वज़ीर आला बनने के बाद इनसे ओहदा जब वो छोड़ना पड़ेगा तो मियाँ नवाज शरीफ ही पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कोई इस मुस्लिम लीग नवाज किसी जारहाना मूड के अंदर है। मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत के अंदर है, और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये बयानिया इख्तियार कर सकती है, जैसे इस्तीफे की बात कर रहे हैं या वो एहतजाज की बात कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मैं एक चीज़ में इजाफा कर दूँ, अतर काज़मी साहब ने भी फरमाया कि जो मौजूदा दौर है, हाँ यकीनी बात है मुश्किलात हैं PTI के लिए, उनको जुलूस निकालने पर, एहतजाज करने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ आज किसानों के साथ हुआ, ऐसा ही डॉक्टर्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर चुकी है। ऐसा ही KPK के साजा के साथ जो बनी गाला एहतजाज करने आए थे, उससे ज़्यादा बुरा सलूक कर चुकी है। हुकूमतें जो सियासी हुकूमतें होती हैं हमारे यहाँ, वो भी खान साहब की हुकूमत हो, आज की हुकूमत हो, वो प्रोटेस्ट को उस तरीके से जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं होती, इसलिए कि प्रोटेस्ट भी हमारे यहाँ शायद आइन और कानून के अंदर रहकर नहीं होता। और 9 मई के वाक़यात उसके हवाले से आपके सामने हैं।
ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन क्योंकि बार बार बात हो रही है किसानों के लिए, लेट्स हैव अ लुक क्या हो रहा है। मुल्क का किसान इस वक्त गंदम की सरकारी नर्क के उसूल के लिए एहतजाज पर मजबूर है। आज किसानों ने माल रोड लाहौर पर एहतजाज किया या कोशिश की, जहां पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। एहतजाज के दौरान कई किसान गिरफ्तार भी हुए। किसान के एहतजाजों की वजह से फसल की दुरुस्त कीमत ना मिलना बताई जा रही है। सिंध में गंदम की सरकारी कीमत 4000 रुपये है, जबकि पंजाब में 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। इस वक्त किसान यही गंदम मुख्तलिफ माफियाज को 3000 रुपये मन फरोख्त करने पर मजबूर है। किसान को गंदम की बेहतर कीमत ना मिलने की वजह निगरान हुकूमत का 23 लाख 3 गंदम दरामद करने का गलत फैसला था। हम एक नज़र डाल लेते हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई। दरामद की गई गंदम फरवरी में पाकिस्तान पहुंचना थी, लेकिन इसमें ताख़ीर की गई। गंदम के पहले कोटा में ताख़ीर के बायस मज़ीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दी गई। गंदम की फसल तैयार होने से कबल मजमूई तौर पर 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई। बिला वजह वाफिर मकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। महकमा खुराक पंजाब ने फ़िलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना रखी है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी थी। निगरान हुकूमत ने बैरून मुल्क से गंदम मंगवा कर मुल्क का 1 से 1.5 अरब रुपए कीमती सरमाया खर्च किया, डॉलर का सरमाया। दिस इज़ द एक्यूजेशन, या आप कह सकते हैं मुबैना तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, अगर कोई ज़रूरत नहीं थी तो क्यों मंगवाई गई, किसने मंगवाई, फिर उसकी जो डेडलाइन थी उसको भी एक्सटेंड किया गया, मार्च तक बढ़ाया गया। जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले वो जनवरी फरवरी तक आनी थी, फिर 31 मार्च तक उस डेडलाइन को जो एक्सटेंड किया गया। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि जो गंदम का मामला है, देखें मरीम नवाज साहिबा की जब से हुकूमत आई है उन पे लोग तनकीद कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आगे पीछे दौरे ज़्यादा हो रहे हैं, वीडियोस ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक बेईमानी किस्म की तनकीद है। किसी भी हुकूमत को आपको टाइम देना पड़ता है, फिर आपको पता चलता है कि उनकी गवर्नेंस कैसी है। ये मरीम नवाज साहिबा की जो गवर्नेंस थी उसका ये पहला इम्तिहान है गंदम की खरीदारी। इसमें वो बड़े मिजरेबली फेल हुई हैं, जिस तरीके से किसानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसलिए कि इनको नहीं पता था कि एक वाफर मिकदार में एक बड़ी फसल तैयार हो चुकी है। वो जो खड़े होकर यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, कैंसर अस्पताल बनाएंगे, वहाँ पे ये करेंगे, वहाँ पे वो करेंगे, दिन में 35 दौरे हो रहे हैं, तो कहीं पे कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी। कि उनको भी तो पता था ना, ये जो फसल 30 लाख टन आप कह रही हैं कि आ गई है, ये कोई आज तो नहीं पहुंची, ये तो महीना पहले आई हुई है, 2 महीने पहले से ये सब कुछ हुकूमत को पता था। उनको ये भी पता था कि ये फसल तैयार हो गई है। तो इसके हवाले से क्या किया, तो इट शोज के गवर्नेंस जो है उसका जो पहला इम्तिहान था उसमें पंजाब हुकूमत बुरे तरीके से फेल हो गई है। अब इसका कोई हल निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये जो किसान है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये फसल है, अगर ये फसल ना बिकी, उनको पैसा ना मिला, तो अगली जो फसलें आनी है, आपकी कपास की फसल आनी है, आपकी चावल की फसल आनी है, वो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो उसको बो सकें। तो ये ज़रूरी है कि हुकूमत इसको देखे। दीगर सूबों में अगर दे सकते हैं दे, वहाँ पे दें। खरीद के एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट करें, लेकिन किसानों को इस हालत में ना छोड़ें। राइट मलिक साहब, ज़रूर इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे कि किसान क्या कह रहे हैं। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। देखिए किसानों ने क्या कहा। तो ये खबरदार कर रहा हूँ कि आप किसान अपने घरों के अंदर नहीं बैठेंगे। हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर आपने अपनी पॉलिसीज को गौर करके ये ऐलान ना किया कि हम किसान से 5000 रुपए फी मान गंदम खरीदेंगे और हमारा खरीदारी हदफ जो है वो 50 लाख टन जो है वो मुकर्रर नहीं करेंगे और किसानों को बारदाना ओपन पॉलिसी के तहत नहीं मिलेंगे, तो फिर दमादम मस्त कलंदर। मलिक साहब, जो स्ट्रैटेजी की बात है, अभी काजी साहब ने भी इस पे बात की, ये अब डिटैच क्यों नहीं कर पा रही है इस वक्त की हुकूमत? ये निगरान हुकूमत का मामला है, उसके ऊपर अपने आप को डिटैच करें उससे इस वक्त की हुकूमत। देखिए, बुनियादी मसला यही है कि माफियाज इस मुल्क के अंदर इतने ताकतवर हैं कि आप ना तहकीकात कर सकते हैं, ना उनके नाम सामने ला सकते हैं, ना उनसे बाज पुरस कर सकते हैं। और कंप्रोमाइज्ड किस्म की हमारे यहाँ सियासत भी होती है और हुकूमत भी होती है। मैं तो काज़मी साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि ये हुकूमत का पहला इम्तिहान था, पंजाब हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत पहले इम्तिहान में नाकाम हो गई। और साथ ही साथ जिस निगरान हुकूमत का हम जिक्र कर रहे हैं, निगरान हुकूमत के पास क्या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि उन्हें ये पता चलता कि अगर गंदम कितनी इम्पोर्ट कर लेंगे तो जो फसल आएगी किसान की वो कौन खरीदेगा?
किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है या जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से वो उन्हें पौने दामों अपनी गंदम फरोख्त कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपने घरों में रख नहीं सकते, स्टोर कर नहीं सकते, उन्हें बिलाकर ये गंदम सस्ते दामों बेचनी है और माफियाज मैदान के अंदर हैं। अब देखें 3900 रुपये कीमत है, 3000, 2800, शुरू में से भी कम कीमत पे लोगों ने गंदम बेच के अपनी जान छुड़वाई। अगर ये हाल आप किसान का कहेंगे तो फिर जो ज़री इनकलाब का ख्वाब है वो कहाँ रह जाएगा। फिर जो एग्रीकल्चर की बात की जाती है, किसकी बुनियाद पर हम मुल्क की तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि यहाँ इतने बड़े बड़े माफियाज हैं, हर जगह पे बैठे हुए हैं, ना उनको हाथ डाला जा रहा है, ना उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है, ना उनके नाम मंजर आम पर लाए जा सकते हैं, किसका फायदा किसने उठाया। बट मलिक साहब, अगेन मेरा क्वेश्चन वही है जो राना सना ने भी कहा कि हमारी कसूर ये है कि हम अपने आप को अलग नहीं कर सके निगरान हुकूमत से। लोग हम समझते रहे निगरान हुकूमत हमारी ही एक्सटेंशन है। सो क्या PMLN को नहीं एहसास कि इंक्वायरी कॉल करें, हमारा मामला ही नहीं है, हम देखते हैं किसने किया है। देखें, बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी, इंक्वायरी कॉल करनी चाहिए, पब्लिक के सामने नाम लाने चाहिए, इन लोगों ने ये किया। और दूसरी बात जो अतर काज़मी साहब ने कही, हुकूमत मुतबादल कोई तरीकाकार अख्तियार करे, दीगर सूबों को देनी है, दीगर सूबों को खरीद कर गंदम दें, एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करें। किसान से तो गंदम लेना जी। अगर आपने किसान को इस दफा मार दिया तो अगली फसल वो कैसे काश्त करेगा? अगली फसल काश्त नहीं करेगा, क्या मरेगा? उसका प्रोटेस्ट भी जायज़ है, उसकी बात सुननी भी चाहिए। और मुतबादल अगर आपकी हुकूमत है, हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत अगर किसी एक इशू पे फंस जाती है या आवाजी का कोई गलत फैसला होता है, उससे राहें निकालती है। अगर हुकूमत राहें नहीं निकालती तो हुकूमत की नाकामी है। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रही है PTI, ये अच्छा फैसला उनका। अव्वल तो एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही उनसे, लेकिन व्हाई आर दे सेइंग दिस नाउ? आई डोंट नो, ये तो उन्होंने उनका फैसला है, उन्होंने करना है, वो क्यों कर रहे हैं। क्या नून लीग जब वापस इक़्तिदार में आई तो उनके दोस्तों ने टीवी पे बैठ के क्या बताया कि हम किससे बात करके वापस आए? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ऐलान तो नहीं कर रहे थे क्या हम बात करने जा रहे हैं, हम बात ऐलान कर रहे हैं ना। अब इशू ये है कि इसमें वो हुकूमत और वो दोस्त इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मेरी राय इसमें मुख्तलिफ हो सकती है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सियासी कुव्वतों से बात करनी चाहिए। अगर एक सियासी कुव्वत कमज़ोर होगी तो दूसरी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। हाँ, वोट बैंक ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन सियासत अगर आपने करनी है तो सियासी कुव्वतों से बात करनी होगी। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो टीवी पे भी बैठ के हमारे दोस्त कहते हैं, जो अखबारात में भी लिखते हैं, जो हुकूमती वज़रा भी कहते हैं कि इनको जितना मर्जी वोट पड़ जाए, जब तक ये माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी इनकी वापसी मुमकिन नहीं है। जो हुकूमत के लोग ये कह रहे हो आपको कि हमारा तो इतना भी नहीं चलता कि हम मोहसिन नकवी को हटा दें, उसकी मर्जी चले तो वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो फिर आप बताएं ना कि जिस भी बंदे ने अपने कोई मामलात हल करने होंगे तो वो किससे बात करेगा, वो किससे मुज़ाकरात करेगा? उससे मुज़ाकरात किए जाते हैं ना कि जिसके पास वो पावर हो जो चीज़ों को तब्दील कर सकता है। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं है कि आप कोई डील कर रहे हैं या किससे, हुकूमत से डील कर रहे हैं या किसी और से। तो जब हुकूमत खुद इतनी बेबस है कि वो अपना वज़ीरे दाखिला खुद नहीं लगा सकती, और ये खुदा न खास्ता मैं नहीं कह रहा, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये उनके दीगर लीडरान कह रहे हैं, तो फिर वो उन्हीं से बात करेंगे जो उनके मसाइल हल कर सकते हैं। बाकी कोई बातचीत हो रही है, मेरी जो इत्तलात हैं इस वक्त तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही, किसी भी हाई लेवल पर कोई टॉक्स होती भी नहीं लग रही, फिलहाल कोई ऐसी बातचीत नहीं है। मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है कि बार बार पोस्टिंग हो रही है, बार बार मैसेज भेज रही है PTI के हमसे बात कर लें, दूसरी तरफ क्या कह रही है? देखिए, मैं नहीं समझता इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से या PTI से बात करना चाहती है। तो अगर आप पूरे इस हालात का जायजा लें तो तहरीक इंसाफ जो है वो रिसीविंग एंड पे हो सकती है, आज की इस्टेब्लिशमेंट गिविंग एंड पे हो सकती है। इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकल गए, इमरान खान साहब का नुकसान हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बन गए, इमरान खान साहब का नुकसान हुआ, उनकी जमात इलेक्शन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकी, तो इमरान खान साहब का नुकसान है। वो जेल में जब जाके बैठे हैं, उनकी अहलिया को उनको सज़ा हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट अपर हैंड के ऊपर है, इस्टेब्लिशमेंट क्यों मुज़ाकरात करेगी? किस लिए कहेगी कि आइए खान साहब हम आपको जेल से भी निकलवाते हैं, आपके मुकदमात भी ख़त्म करते हैं, अब आपको हम दोबारा मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनवा देते हैं? तो ऐसी सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट की तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि PTI मुज़ाकरात चाहती है, PTI बार बार इस बात का इजहार कर भी चुकी है, लेकिन आगे से रिस्पांस PTI को नहीं है। PTI और जो स्ट्रीट पावर की बात की जाती थी कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, खान साहब जब जेल में जाएंगे तो हमारी रेड लाइन है, हम उसको अबूर नहीं करने देंगे, वो PTI भी अपनी बंदूक की गोली चला चुकी है। उसमें 9 मई हो गया, उसके बाद
आज तक जो प्रोटेस्ट है वो करने की सलाहियत पीटीआई में नहीं बची। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उन पर बड़ा सख्ती आई, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनके कारकुनों को घरों से नहीं निकलने दिया गया, लेकिन बात दूसरी तरफ अपनी हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि कोई इतना बड़ा अवामी इनकलाब नहीं आया जिसकी इस्टेब्लिशमेंट मजबूर होकर बातचीत करती। तो इस्टेब्लिशमेंट को तो बात करने की जरूरत नहीं है। So, जैसे मरियम नवाज ने कहा था पावर टॉक्स टू पावर, सो पीटीआई डज नॉट हैव दैट पावर बेस एट द मोमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट को लगे कि उनसे बातचीत की जाए, जो बात कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मौलाना फजल रहमान क्यों बार बार सजेशन दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि पीटीआई को दे दें पावर? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हर सियासी जमात को इजाज़त होनी चाहिए जलसे जुलूस करने की। देखिए, इस वक्त अवामी जो पावर है वो ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा चंक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। इररेलेवेंट जमात नहीं है, उसकी बल्ले का निशान नहीं था उनके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरह बड़ी तादाद में जमात को छोड़ा, या जो वो कहते हैं मुबैना तौर पे छुड़वाया, हाँ जी, छुड़वाया गया। फिर उनके मुकाबले में एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई जिसको कहा गया कि ये किंग्स पार्टी है। फिर खटक साहब की पार्टी लॉन्च की। वो सारी चीज़ें जो हैं माजी का किस्सा बन गई। फिर जो सियासी इंजीनियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, आपसे बल्ले का निशान लिया गया। उसके बावजूद इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सियासी शख्सियत और पॉपुलर सियासी जमात है। सबसे ज़्यादा वोट उनको पड़ा है, सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास हैं। इमेजिन करें अगर उनके पास बल्ले का निशान होता, उनको सियासी एक्टिविटी की इजाज़त होती, तो मेरे ख्याल में जो फैसला जहाज़ हैं वो भी देख रहे हैं कि अवामी मूड क्या है। और ये डिपेंड करता है अब इस हुकूमत के ऊपर। अगर इस हुकूमत ने यही करना है कि हर 2 महीने के बाद एक नया डिप्टी PM या डिप्टी CM या डिप्टी DM लगा देना है, तो ऐसे तो मामलात नहीं चलेंगे। इनको अब कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, तो सिस्टम के ऊपर प्रेशर कम होगा। जितनी इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, इमरान खान की तरफ से सिस्टम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। राइट, सो लास्ट वर्ड टू यू, मौलाना फजल रहमान क्यों ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बार बार मलिक साहब? मौलाना फजल रहमान रेलिवेंट रहना चाहते हैं, इसके अलावा उनके पास क्या रास्ता है? मौलाना फजल रहमान अगर ये नहीं कहेंगे कि जलसे सबको करने दें, ये मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने इस्लामाबाद आए थे, आपको ये भी याद होगा। इसलिए मौलाना फजल रहमान चाहते हैं जो मौजूदा सूरत हाल में ना वो PTI के साथ हैं, ना वैसे हुकूमत के साथ हैं, मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं। उनकी रेलिवेंसी यही बनती है कि वो कई इदारों के ऊपर तनकीद करें, कि अपने वजूद का एहसास दिलाएं और अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में उनको उसी अंदाज से लेना चाहिए कि उनकी रेलिवेंसी जो है इसी में है कि वो जारहाना मूड के साथ पार्लियामेंट में तकारीर करते रहें। इलेक्शन KPK का वो काफ़ी हद तक हारे हुए हैं। बलूचिस्तान से जहाँ जीते हैं वहाँ उनके मुखालफिन सवालात उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब की जो तर्ज सियासत है वो अपनी रेलिवेंसी है। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि PTI के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है या हुकूमत की कारकर्दगी कितनी खराब है। राइट, नस्ल मलिक साहब एंड काज़मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डू गिव मी योर फीडबैक। अपनी घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।